अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुन्नी तहरीक के बानी सलीम कादरी, जिनको 18 मई 2001 को बल्दिया टाउन के इलाके में उस वक्त टारगेट किया गया जब वो हस्ब मामूल जिस तरह हर जुम्मे की नमाज पढ़ाने के लिए नूर मस्जिद रशीदाबाद जाते थे, उसी तरीके से वो जा रहे थे और डबल कैबिन गाड़ी जिसमें उनके साथ उनका गनमैन, ड्राइवर, उनका बेटा, उनका भतीजा, उनका बहनोई, ये टोटल 8 अफराद थे, जिनमें से सलीम कादरी समेत 5 अफराद को उस वक्त निशाना बनाया गया, जिसमें जहां बाग हो गए और उनका बेटा बिलाल ज़ख्मी हो गया था। ये 3 अतराफ से एक एम्बुश था जिसमें क्लाशनकोफों का इस्तेमाल किया गया और 3 मोटरसाइकिलों पे जो एनी शाहिदीन थे उन्होंने बताया कि 3 मोटरसाइकिलों पे 6 लोग थे जिन्होंने घेर के 3 अतराफ से फायरिंग की। और उसमें पुलिस गार्ड था जिसने जब उसको गोली लगी है तो उसी गोली लगते ही उसने बिल्कुल सामने देखा, सलीम कादरी की गाड़ी के बिल्कुल सामने रोड के बीच में एक लड़का आ गया था फायरिंग करता हुआ, जिसे गार्ड ने गोली मारी। उसकी एक ही गोली लगी जो कि उस हमलावर के लिए जानलेवा साबित हुई और वो वहीं मौके पे जहां भाग हो गया, जिससे उसके साथी फरार होते हुए वहीं छोड़कर निकल गए। ये हमला कोई आम हमला नहीं था और ये बिल्कुल ट्रेंड लोग थे और इसमें तमाम जो वेपन इस्तेमाल किया वो कलशनकोफी थी और हमलावर इतने ट्रेंड थे कि उन्होंने बिल्कुल करीब से, जिस तरीके से पहले दूर से फायरिंग की, उसके बाद तसल्ली से आगे करीब आके उन्होंने फायरिंग की है और सरों को निशाना बनाया है। इसमें उनकी महारत और दीदा दिलेरी और बेखौफी से अंदाज़ा होता था कि ये तमाम लोग हाईली ट्रेंड थे। देखिए, जहाँ तक सुन्नी तहरीक और इसके बानी सलीम कादरी का ताल्लुक़ है तो बुनियादी तौर पर ये तंजीम 90 की दिहाई में सामने आई और उस वक्त इसका नारा होता था कि जवानियाँ लुटाएंगे, मस्जिदें बचाएंगे। कराची के दरो दीवार पर ये नारे देखे जा सकते थे और इसका बुनियादी ताल्लुक़ चूँकि मसलकी कशमकश से था। सलीम कादरी बरेलवी मकतब फ़िक्र की नुमाइंदगी करते थे और 90 की दिहाई में हमने देखा कि पाकिस्तान में और कराची में बिलखुसूस जो देवबंदी मकातिब फ़िक्र की जिहादी तंजीमें थीं उनका बहुत ज़्यादा असर हो चुका था। हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, जैश मोहम्मद, इसके साथ साथ हरकतुल जिहादुल इस्लामी, ये जिहादी तंजीमें और सिपाह सहाबा ये सब मौजूद थे और इनमें मुसल्लह तंजीमें शामिल थीं और इनका असर व रसूख बढ़ता चला जा रहा था। तो वहीं मसाजिद के ऊपर कशमकश होती थी, यानी एक मसलक के लोग दूसरी मसलक की मस्जिद पे कब्ज़ा कर लिया करते थे। कराची में ये मामला बहुत आम थे, अब भी ये शिकायत होती हैं। तो सलीम कादरी ये नैरेटिव लेकर उठे कि वो मसाजिद जो देवबंदी मकतब फ़िक्र की मुसल्लह तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने कब्ज़ा किए हैं वो उनका कब्ज़ा वापस लेंगे। और इसमें फिर मामला ये हुआ कि इससे आगे बढ़कर वो दीगर जो मसालिक हैं, चाहे वो देवबंदी मकतब फ़िक्र हो या अहले हदीस, उनकी भी कुछ मसाजिद पर फिर उन्होंने कब्ज़ा किया। तो इस कशमकश ने कशीदगी को जन्म दिया और ये मामलात आगे बढ़ते चले गए और फिर सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कि सलीम कादरी की सुन्नी तहरीक एक ज़माने में कराची के ज़िला बस्ती के इलाकों, गोदरा, नॉर्थ कराची और ओल्ड सिटी एरिया में MQM के लिए भी एक चैलेंज बन गई थी और इन दोनों के दरमियान भी मुसल्लह तसादुम हुए और कई लोग दोनों तरफ से मारे गए और कई टारगेट किलर सुन्नी तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले भी गिरफ़्तार हुए। तो ये एक पस मंज़र था इसका सुन्नी तहरीक का। सलीम कादरी जिसके बानी थे और जिन्होंने ये तंजीम खड़ी की और एक अरसे तक कराची में वो ताकतवर तंजीम के तौर पर मौजूद रही। और जब पाकिस्तान में TTP के हमले होते थे तो उसके ख़िलाफ़ भी सुन्नी तहरीक ने मुख्तलिफ़ मुज़ाहरे किए। तो इसी बुनियाद के ऊपर फिर जो है सलीम कादरी को निशाना बनाया गया। सलीम कादरी के मर्डर के बाद पूरे शहर में हालात ख़राब हो गए थे, जगह जगह उस वक्त एहतजाज शुरू हो गया था और जब तमाम लाशों को लेकर हॉस्पिटल ले जाया गया है, सिविल हॉस्पिटल पहुँचे हैं, वहाँ पर 6 तो लाशें सलीम कादरी और उनके 5 दूसरे साथी थे, लेकिन एक लाश और थी जिसे कोई शनाख्त नहीं कर पा रहा था और फिर पता चला कि जो मौके के गवाह थे उन्होंने बताया कि ये शख्स हमलावरों के साथ था
और रोड के बीच में खड़ा होकर फायरिंग कर रहा था, जो गार्ड की गोली से ज़ख्मी होकर गिरा था और जो कि वहीं फिर हलाक हो गया। अब जब इसकी शनाख्त देखी तो ये पता चला कि ये अरशद नाम का एक लड़का था, जिसे अरशद और पोलका कहते थे, पटेल पाड़ा का रहने वाला था और 1 साल पहले ही अफ़गानिस्तान और कश्मीर मुख्तलिफ़ जगहों पे ये ट्रेनिंग के लिए जाता था और जैश ए मोहम्मद के प्लेटफॉर्म से ये अफ़गानिस्तान गया है, कश्मीर गया और काफ़ी जगहों पे ये ट्रेनिंग के बाद अफ़गानिस्तान में शुमाली ताकत के ख़िलाफ़ लड़ाई भी लड़ता रहा था और इसकी वाबस्तगी उस वक्त सिपा साहबा के साथ थी। वाक़या कुछ जब जैसे ही जो है वो वाक़े की इत्तला मिली तो यकीनन हम बिल्कुल उस वक्त नए जर्नलिज्म में आए थे। उस वक्त हमारी वाबस्तगी जो है वो प्रेस टीवी ईरान के लिए काम कर रहे थे, रेडियो तेहरान के लिए कर रहे थे। तो उसमें जो है वो यकीनन हमने भी जो है वो जो क्राइम सीन था उसकी तरफ जाने की कोशिश की। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बहरहाल जिस तरीके से भी जो है वो हम जहाँ तक पहुँच सके, जहाँ तक रसाई हासिल हुई, उसमें जो मालूमात हासिल हुई वो बिल्कुल इसी तरीके से थी कि जो है वो उस वक्त 3 तरफ से जो है वो मोटरसाइकिलों पे और एक ग़ालिबन जो है वो हाई रूट भी कहा जाता है कि जो है वो उसमें इस्तेमाल हुई और जो दहशतगर्द थे उन्होंने हमला किया और उसमें जो है वो एक दहशतगर्द जो है वो मौके पे हलाक हो जाता है। बाद में उसकी शनाख्त जो है वो अरशद पोलका के नाम से होती है जो पटेल पाड़ा कराची का ही रहायशी है। तो सूरत हाल जो इन्वेस्टिगेशन बाद में सामने आई वो या जो क्राइम सीन पे जो आई विटनेसेस थे उनको जिस तरीके से जो है वो कोट किया गया, उसमें जो है ये चीज़ निकल के सामने आई कि 2 तरफ से जो है वो इन पे घात लगाई गई, जबकि अरशद पोलका जो है वो बिल्कुल सलीम कादरी की जो एक डबल केबिन गाड़ी थी हाइलेक्स डाला और उसके सामने जो है वो अरशद पोलका बिल्कुल पहुँचे। मतलब फायरिंग जो है वो अरशद पोलका ने बिल्कुल सामने फ्रंट पे से आके की है और उसी वक्त जो है वो एक गार्ड जो सलीम कादरी के मौजूद थे उसने जो है वो रिटेलिएट किया है और उस रिटेलिएशन में जो है वो अरशद पोलका के सीने में गोली लगती है और वो मौके पे ही जो है वो मारा जाता है। जबकि जो उसके दीगर साथी हैं वो अपनी कार्रवाई जारी रखते हैं और जिसके नतीजे में सलीम कादरी समेत जो है वो 5 अफराद मौके पे जो है वो जहाँ बाग हो जाते हैं। ये सूरत हाल यकीनन क्राइम सीन की थी और उसके बाद जो है वो कराची की सूरत हाल जो है बतदरीज ख़राब होती रही। पूरा कराची जो है वो आग व खून में जो है वो आप समझ लें कि मतलब इंतज़ामिया के लिए एक इंतहाई मुश्किल अमल हो गया था, क्योंकि चारों तरफ जो है वो आप समझ लें कि वायलेंस शुरू हो गया था। कराची की एक रबिश रही है कि गाड़ियाँ जलाना, अमलाक को नुकसान पहुँचाना, तो वो ट्रेडिशन जो है वो उसको कंटिन्यू किया गया। उसी तरीके से जो है वो अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा था और ये सारी सिलसिला जो है वो चलता रहा। इस केस पर जब मैंने और मेरे साथियों ने इन्वेस्टिगेशन तो थाने वाले कर रहे थे, जब हाई प्रोफाइल केस था पहला जिसमें दोनों सुन्नी मसालिक के लोग थे, देवबंदी और बरेलवी, ये पहली बड़ी टारगेट किलिंग थी और जिसमें दोनों तरफ से सुन्नी थे। वरना इससे पहले शिया सुन्नी ग्रुप एक दूसरे को टारगेट करते थे, लेकिन ये पहला वाक़या था जिसमें हाई प्रोफाइल सुन्नी शख्सियत को किसी सुन्नी टारगेट किलर्स ने या किसी सुन्नी ग्रुप ने टारगेट किया था। सलीम कादरी को निशाना बनाने के लिए आप क्यों समझें कि लश्कर जंगवी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग काम में आए और इस तरह एक नेक्सस बना और जिसका निशाना बनाया गया, सलीम कादरी को टारगेट किलिंग की गई उनकी, और वो अपने गार्ड्स के साथ थे, लेकिन इसके बावजूद जो मुसल्लह तंजीम कलदम तंजीम के लोग थे वो उनको निशाना बनाने में कामयाब रहे और फिर इस तरह से सलीम कादरी के हमले में मारे जाने के बाद जो है सुन्नी तहरीक के लिए मुश्किलात का दौर शुरू हुआ। हम चूँकि इस बिज़नेस में थे, हमें पता था, हम सेक्टेरियन किलिंग पे काम कर रहे थे। मुझे और मेरे जैसे वो चंद और अफसर थे जो सेक्टेरियन किलिंग पे और काउंटर टेररिज्म का काम कर रहे थे। हम सबको अंदाज़ा था कि हमलावरों का ताल्लुक़ किस पार्टी से, और बिलखुसूस जब अरशद पोलका का मौके पे मारा जाना और उसकी वाबस्तगी भी सिपा साहबा के साथ आई, वो कि सिपा साहबा ने कहा कि अरशद पोलका बेशक हमारा कारकुन है, लेकिन उसे सुलझर बाज़ार के इलाके से 2 रोज़ कबल अगवा किया गया था। उसके बाद से
बाद से इसका कोई पता नहीं था। और लेकिन आपको पता है कि इस तरीके के बहुत सी चीज़ें हमेशा बाद में दावे होते हैं, लेकिन चूँकि वहाँ लोगों ने मौके पे अरशद पुलका को फायरिंग करते हुए देखा और सलीम कादरी के सिक्योरिटी गार्ड ने जिस तरह, वो पुलिस कांस्टेबल था, उसने एक ही फायर किया है शहीद होने से पहले और गोली सीधा उसको पुलका को लगी है। उसके बाद वो उठ ही नहीं सका वहाँ से। वो कि आसिफ रमज़ी जो कि इस कमान कर रहा था इस हमले को, वो फैसल और पहलवान, मलिक तसद्दुक और बहुत सारे और दूसरे भी लड़के थे, इन सब ने कोशिश की उसको उठाने की, लेकिन उसको उठा नहीं सके और उनको वैसे ही भागना पड़ा वहाँ से। उस वक्त की जो मालूमात हमें हासिल हो रही थी उसमें यही था कि सलीम कादरी की जो पहली रग़बत थी उसकी वजह जो है वो मार्टन क्वार्टर में मौजूद जो है वो एक मस्जिद है जहांगीर रोड पे ही, लाल मस्जिद, वहाँ पर जो है ये पहला जो है वो कहते हैं कि एक झगड़ा मस्जिद पे तसल्लुत के हवाले से शुरू हुआ। उसके बाद जो है एक और मस्जिद नूर मस्जिद लाइन के अंदर, वहाँ पर जो है वो ये झगड़ा हुआ। और उसके बाद जो है वो हमने उस वक्त ये विटनेस किया या जो लोगों से बात होती थी कि सलीम कादरी कराची के मुख्तलिफ कोनों में जो है वो इस हवाले से जो है वो मस्जिदों का जहाँ मामला आता था वहाँ जो है वो मस्जिद के तसल्लुत की जंग के लिए जो है वो हर जगह पहुँच जाते थे। और यही वजह थी कि जो है वो पजीराई जो है वो बहुत तेज़ी से मिली। अच्छा, ये वो टाइम था कि जिसमें जो है वो कराची में बिलखुसूस MQM ऑपरेशन जो है वो 90s जो मिड 90s का 96, 97, 98 तक रहा, ये वो ऑपरेशन का टाइम भी था। तो MQM का बहुत सारा लड़का जो है वो हमने देखा कि वो भी जो है वो, क्योंकि उसको शेल्टर चाहिए होता था, तो उसने वो शेल्टर जो है वो मुख्तलिफ तंजीमों में जाके लिया और उसमें एक तंजीम जो है वो सुन्नी तहरीक भी थी। तो ये सारा वो सिस्टम था जिसकी बुनियाद पर जो है वो सुन्नी तहरीक का जो एक मुनज़्ज़म तंजीमी स्ट्रक्चर था वो बहुत एक कलील मुद्दत में जो है वो डेवलप हो गया। और उसके साथ साथ जो है वो जहाँ इनको ज़रूरत होती थी वहाँ इनको काइडर भी मुहैया कर दिया जाता था। वहाँ जो है वो लड़ाई झगड़े भी होते थे, मतलब मिलाद की जो महफिलें होती हैं उस पर भी झगड़े हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा वाज़े जो है वो माइंडसेट का डिफरेंस जो है वो हमारे सामने खुल के आया। और ये लड़ाई जो सिर्फ जो है वो लश्कर जंगी शियाओं के ख़िलाफ़ लड़ रही थी, वो बरेलियों के ख़िलाफ़ भी जो है वो शुरू कर दी गई। जो काउंटर मैकेनिज़्म था वो किसी हद तक जो है वो सलीम कादरी की ज़िंदगी तक जो रहा, लेकिन उसके बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दम तोड़ता गया। और बिलखुसूस नश्तर पार्क धमाके के बाद जो है ये फैक्टर जो है वो मुकम्मल तौर पे आप कह सकते हैं कि ख़त्म ही हो गया। उस वक्त सबसे बड़ा जो हाई प्रोफाइल एक कमांडर था इनका, एक आसिफ रमज़ी था जो कि कराची से ताल्लुक़ रखता था, और एक नईम बुखारी था जो कि वो पख्तून था लेकिन वो भी कराची का ही रहने वाला था। और ये दोनों अफ़गानिस्तान में एक कैंप चला रहे थे, रियाज बसरा और अकरम लाहौर, ये दूसरे तमाम जो लोग वहाँ एक्टिव थे वो वहाँ ये उसी कैंप में आते जाते थे। और उसके बाद जब ये 9/11 के बाद जब वहाँ से कैंप ख़त्म हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान वापसी हुई है इन तमाम ग्रुप्स की, तो सिपा साहबा से वाबस्ता लश्कर जंगी जो इनका मिलिटेंट विंग था, इसने कराची और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बाकायदा प्लानिंग करके सेक्टेरियन किलिंग शुरू की। और उसमें इनके सामने यही था कि जी हमारा दूसरे ममालिक से लेन देन नहीं है, कुछ भी दूसरी कंट्री में हमारा कोई जहाद नहीं है, और हमारा जहाद सिर्फ अपने मुल्क में, और ये दूसरे मुखालिफ फ़िरके थे उनको या मसालिक थे उनको ये कहते थे वो काफ़र हैं। अपने आप को इनका एक नज़रिया था जिसको ये समझते थे कि हम सही हैं। बहरहाल वो एक अलग बहस है। लेकिन लश्कर जंग भी जिस तरीके से कराची में एक्टिव हुई तो उसके सेक्टेरियन किलिंग मुसलसल चल रही थी, और ये एक पहली हाई प्रोफाइल किलिंग थी जो कि शिया किलिंग तो नहीं थी लेकिन बरेलवी मसलक की पहली हाई प्रोफाइल किलिंग थी। उसके बाद इस तंजीम पर एक और बड़ा हमला हुआ जो कि नश्तर पार्क में रबीउल अव्वल का जलसा और जुलूस था। इस दौरान एक ख़ुदकुश हमला होता है और सुन्नी तहरीक की
क़यादत का बड़ा हिस्सा यानी 90% से ज़ायद क़यादत उस हमले का निशाना बनती है। और उसके बाद फिर सुन्नी तहरीक में तंज़ीमी इख्तिलाफ़ात पैदा हुए, मुख्तलिफ़ धड़े भी बने और सूरत हाल यहाँ तक आई कि उसके कई ग्रुप्स बन गए। और यहाँ तक कि गुज़िश्ता दिनों सुन्नी तहरीक के सरबराह थे सरवत एजाज़ क़ादरी, तंज़ीम ने उन्हीं के ख़िलाफ़ बगावत करके अपनी क़यादत को यानी कायद को माइनस कर दिया और फिर उसके बाद नए लोगों को सामने लाया गया। इसी तरह से सलीम क़ादरी के साहबज़ादे हैं बिलाल सलीम क़ादरी, वो भी अब अपने धड़े की नुमाइंदगी करते हैं और वो भी मुतहर्रिक हैं और फ़ाल हैं। तो सलीम क़ादरी ने एक बड़ा फ़र्क डाला था, यानी जो देवबंदी मकतब फ़िक्र की मुसल्लह तंजीमों के ख़िलाफ़ वो उतरे और वो चूँकि अपना मिजाज भी उनका जारहाना था, मसलकी इख्तिलाफ़ात को वो लेकर चलते थे और उनकी अपनी तंजीम भी इसी पैटर्न पे चली। और वो फिर यानी जो तहरीक मसाजिद पे कब्ज़ा करने से शुरू हुई, भत्ताखोरी के भी इल्ज़ामात लगे, मुखालिफिन को टारगेट किलिंग का भी निशाना बनाया और उसके बाद फिर होते होते रफ्ता रफ्ता सुन्नी तहरीक कमज़ोर पड़ती चली गई, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह एक ये भी थी कि क़यादत का फ़ुक़दान आ गया था। और इससे हट कर फिर लब्बैक तहरीक मैदान में आई TLP, जिसने बरेलवी मकातिब फ़िक्र की तमाम तंजीमों को पीछे छोड़ दिया और वो सारे नौजवान जो सुन्नी तहरीक का हिस्सा थे वो फिर TLP का हिस्सा बन गए और यूँ TLP अब फ़ाल किरदार अदा करती है सुन्नी तहरीक की जगह। इन्फॉर्मर्स की मदद से जिस तरीके से हमने इन पे काम शुरू किया तो हमारे पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन आने शुरू हो गई और लश्कर जंगवी के नेटवर्क में हम लोग अपनी जगह बनाते चले गए और रोज़ नई इन्फॉर्मेशन आ रही थी, बहुत सी चीज़ें। बहुत से लड़के ऐसे थे अफ़गानिस्तान से वापस आए थे, कोई कश्मीर से वापस आया था, तो ये तमाम लोग थे और इनमें से बहुत से लोगों को उठाया गया और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आती रही। लेकिन चूँकि अरशद पोल्का का ताल्लुक़ पटेल पाड़ा से था और पटेल पाड़ा एक हार्डकोर एरिया माना जाता है हमेशा से लश्कर जंगवी और सिपा साहबा के हवाले से, उस इलाके में और भी काफ़ी वाक़यात हो चुके हैं। और अरशद पोल्का की जब किलिंग हुई है उसके बाद भी हमारे पुलिस अफसर उस इलाके में शहीद हुए हैं। हमने हाई प्रोफाइल टेररिस्ट हाफिज़ कासिम रशीद को वहाँ से गिरफ़्तार किया था। इसके अलावा और भी काफ़ी लोग वहाँ से मुख्तलिफ़ वक्तों में गिरफ़्तार होते रहे। तो पटेल पाड़ा जो है वो और लसबेला ये एरिया वो थे जहाँ लश्कर जंगवी सिपा साहबा का होल्ड रहा है। 90s से जो है वो ये आप समझ लें कि ये तहरीक जो है वो शुरू होती है और अर्ली 90s में जो है मिड 90s में जो है वो ये काफ़ी जाके पीक पकड़ जाती है और 2001 में जो है वो सलीम क़ादरी को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। इसके बाद जो सेकंड टेयर थी और वो बहुत ज़्यादा जो है वो मोबिलाइज भी थी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी थी, जिसको जो है वो उसके मज़ीद 4 साल बाद जो है वो 2005 में जो है वो नश्तर पार्क के धमाके में जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। सुन्नी तहरीक का बुनियादी मकसद जो था, जो इसकी बुनियाद थी या उसके फ्लैग को भी अगर आप देखें तो वो दिखाया जाता है कि मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो है वो बनाई गई थी। एक इन्फॉर्मर था जिसने मेरे राब्ते में था, जो कि मुख्तलिफ़ वक्तों में अफ़गानिस्तान जाता रहा था, ख़ुद भी सेक्टेरियन किलिंग में इन्वॉल्व रहा था, लेकिन बाद में जेलों से होके आ गया, सज़ाएँ काट लीं या बरी हो गया। तो कुछ ना कुछ उसके हवाले से मेरे पास चीज़ें आती रहती थी और किसी एक इन्फॉर्मर की एक मेरे पास कॉल आई है एक दिन और उसने मुझे बताया कि जी अगर मैं आपको इस केस की इन्फॉर्मेशन दूं तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये तो डिपेंड करता है कि केस की नौइयत क्या है और जिसको आप पकड़ा रहे हो वो वाकई उस केस में मुलविस है या नहीं, या कोई बेगुनाह तो नहीं है। तो उसने कहा नहीं, मैं आपको सलीम कादरी के पे जो हमला हुआ है उसका मुल्ज़िम गिरफ़्तार करवा सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत बड़ी इत्तला थी, जो कि यकीनन मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि ज़रूरी है इस पे काम होना चाहिए। मैं तो वैसे ही इस केस पे काम कर रहा था, तो मैंने कहा तुम्हारी डिमांड क्या है। उसने कहा जी मैं आपसे मिलूँगा और मैं आपको फिर देखूँगा कि रूबरू मैं आपसे मिल के बात कर सकता हूँ, मैं आपको डिमांड दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बता दो। बहरहाल एक जगह तय हुई और मिलने के लिए मैंने हामी भर ली। अच्छा, ये वो टाइम था जब कराची में
पुलिस अफसरान की टारगेट किलिंग भी चल रही थी और जहादी तंजीमें लश्कर जंग भी ये पुलिस वालों पे हमले भी कर रहे थे। और इसमें ये भी हो सकता था कि वो ट्रैप हो मेरे लिए और मुझे वो मिलने के लिए वहाँ बुलाए और मुझ पे कोई अटैक हो। इस तरीके से काफ़ी दफ़ा हो चुका था पहले भी और उसके बाद भी बहुत हुआ है इस तरीके से, लेकिन अब रिस्क भी लेना था तो मैंने अपने अफसरान के इल्म में ये चीज़ लाई, उनको बताया और हमने तय किया कि जी इस पे रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ मेरी टीम थी और जहाँ मैंने इन्फॉर्मर को बुलाया था वहाँ मैं चला गया और उससे पहले मेरी टीम वहाँ पे आसपास के एरिए में पूरा अपना रेकी कर चुकी थी और देख लिया था हम लोगों ने कि वहाँ ऐसा कोई अगर हमला होता है कुछ भी होता है तो हम उसको उसके लिए अलर्ट थे, फेस कर सकते थे उसको। बहरहाल वो इन्फॉर्मर आया और उसने बड़ा एक वो लड़का कोई मौलवी नहीं था, कोई मजहबी जमात से उसका ताल्लुक़ नहीं था, एक आम सा यंग सा स्टूडेंट था, देखने में लगता था। बहरहाल उसने मुझे बताया कि जी एक ऐसा लड़का है जो इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है फायरिंग में और इससे पहले और दूसरे केसेस में भी रहा है, तो अगर आप पकड़ते हैं तो मैं उसको पकड़वा सकता हूँ, लेकिन मेरी ये डिमांड है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे इतना आप कर दें कि मैं अपना बाहर का टिकट ले लूँ और कुछ पैसे हो जाएं कि मैं वहाँ कुछ दिन गुजारा कर सकूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने हामी भर ली, इसलिए कि इतना हाई प्रोफाइल केसेस में यही होता है कि अगर आप इन्फॉर्मर को पैसे नहीं देंगे तो काम कैसे होगा। बहरहाल मैंने हामी भर ली और उसके बाद ये हुआ कि हमने उसके साथ मेरी डिस्कशन शुरू हुई तो उसने जो इंफॉर्मेशन दी वो दी उसने एक हाई प्रोफाइल टेररिस्ट था जो कि इस हमले में मुलविस था, फैसल सत्तार, एक जैकब लाइन का एक गुजराती मेमन लड़का था जो कि इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व था। इसके अलावा नबी बख्श थाने के एरिए में एक जेल की गाड़ी जो को कैदियों को लेके जा रही थी लश्कर जंगी के, उस पर अटैक में भी मुलविस था। इसके अलावा साबिक गवर्नर बलूचिस्तान थे जनरल मूसा, उनके बेटे हसन मूसा पे भी अटैक में ये लड़का मुलविस था, तो आसिफ रमजी के साथ। तो इसके अलावा टारगेट किलिंग थी, काफ़ी चीज़ें थी जो जिसमें इसका बताया गया कि ये इन्वॉल्व है। तो लेकिन मसला ये था कि लश्कर झंगी के तमाम लोग सलीम कादरी पे हमले के बाद शहर छोड़ चुके थे और फैसल भी आगे पीछे था, लेकिन चूँकि इन्फॉर्मर उसको अच्छे तरीके से जानता था, वो कि इन्फॉर्मर उसके साथ डायरेक्ट नहीं था, लेकिन बीच में एक दो लोग थे जो इस इन्फॉर्मर की मदद कर रहे थे। तो ये हुआ कि इन्फॉर्मर ने कहा कि आप मुझे टाइम दें, हफ्ता 10 दिन। उसके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि फैसल वापस आएगा, जैसे ही वापस आएगा उसने कहा मैं आपको पकड़वा दूंगा। सारी चीज़ें तय हो गई और एक दिन इसमें हफ्ता निकल गया, तकरीबन हफ्ता 10 दिन निकल गए और एक दिन अचानक मुझे इन्फॉर्मर की कॉल आती है कि सर काम बिल्कुल तैयार है, आप इतने बजे आ जाएं, पहले मुझे मिले, मैं आपको सारा समझाता हूँ। मैं उसके साथ मिला हूँ, जाके उससे मीटिंग की है और उसने पूरा अरेंज किया हुआ था। उसने बताया कि जी इस टाइम पे आएगा और उसने हुलिया बताया और उसने कहा जी ये घर जाएगा, घर से इतनी देर रुक सकता है, ये तमाम चीज़ें उसने बताई। उसने कहा अगर रात रुक भी सकता है, रात और हो सकता है कि ये अभी लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है कि ये किसी चीज़ में, ये तो खुफिया तरीके से काम कर रहा था, ये किसी को पता ही नहीं था कि ये लड़का इतनी हाई प्रोफाइल किलिंग में होगा और जैसे मोहल्ले में आम से लड़के रहते हैं ये वैसे ही रहता था। बहरहाल हमने जिस तरीके से इन्फॉर्मर ने समझाया था पूरे हमने प्लान किया और उसको हमने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो अपने घर से निकल रहा था और वो थोड़ी देर के लिए आया था, 5 से 10 मिनट के लिए आया होगा, बस निकला है तो उसको हमने वहीं मौके पे ही बाहर ही उसको हमने उठा लिया। और जो हमारा ऑपरेशन था, हम सादा कपड़ों में जिस तरीके से काम करते थे, पता ही नहीं चलता था कि पुलिस वाले हैं कौन है। हम बाहर से उसको उठा के ले गए और सीधा वहाँ से अपने सेफ हाउस में, और उससे सारी जब इंटरोगेशन की तो उसने देर ही नहीं लगाई ब्रेक होने में। उसने कहा सर मैं बात करता हूँ सीधी और आप सख्ती नहीं कीजिएगा मुझ पे, जो भी है मैं आपको बताता हूँ। उसने बिल्कुल एक एक चीज़ खोल के बताई। उसने सलीम कादरी की पूरी प्लानिंग बताई
इससे पहले जो जेल पे हमला हुआ था वो इस जेल की गाड़ी पे वो इसने बताया, सेक्टेरियन किलिंग थी कुछ वो बताई। लेकिन चूँकि सलीम कादरी मेन केस था हमारा, हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए फोकस उसके ऊपर था। उसने पूरा बताया कि आसिफ रमजी, नईम बुखारी इन्होंने प्लान किया। आसिफ रमजी भी इसकी तरह गुजराती मेमन था, कराची का, रंशो लाइन के लड़का था। बाद में उसकी फैमिली नाजमाबाद 2 नंबर शिफ्ट हो गई थी। तो ये भी बहुत सी किलिंग में था। नईम बुखारी भी बहुत सी हाई प्रोफाइल किलिंग में रहा। ये तमाम लोग बाद में डैनियल पर्ल केस में भी इन्वॉल्व हुए। आसिफ रमजी, नईम बुखारी के अलावा इसने मलिक तसद्दुक का बताया, लाइन्स एरिया के पूरा नेटवर्क का बताया। वहाँ एक लश्कर जंगी का बहुत बड़ा नेटवर्क था और कराची में मुख्तलिफ जो जगहों पे टेररिस्ट विंग कायम थे, इनके जो खुफिया ठिकाने थे वो तमाम इसने खोल के रख दिए और हमने उसमें बड़ी कामयाबी हासिल की। लेकिन सलीम कादरी केस में सिर्फ वाहिद गिरफ्तारी इसकी हुई थी उस वक्त और इसने अपना रोल भी बताया। इस तरीके से आसिफ रमजी ने पहले इन लोगों को सिटी कोर्ट पे जमा किया, पूरी ब्रीफिंग दी एक दिन पहले। उसके बाद ये 3 मोटरसाइकिलों और एक हाई रूफ में ये गए और फर्रुख जमाल अलग गाड़ी लेकर आया था, ये मोटरसाइकिलों पर थे और इनके पास क्लाशनकोफें थी और अरशद पुल का भी इनके साथ था। अरशद पुल का गार्ड की फायरिंग से मारा गया, जबकि इन लोगों ने 3 अतराफ से फायरिंग की और बड़ी तसल्ली से आके ऊपर सर पे रखे इन्होंने फिर फायर किए करीब से आके और बड़े तसल्ली से फिर ये इन्होंने भागते हुए अरशद पुल का को ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसको उठा नहीं सके और वो वहीं ख़त्म हो गया। तो उसकी क्लाशनकोफ लेके ही निकल गए थे। ये एक हाई प्रोफाइल केस था जो ब्रेक थ्रू था बहुत बड़ा और इस पे उस वक्त के गवर्नर थे मोहम्मद मियाँ सुमरो। उन्होंने हम लोगों को बुलाया, CID की टीम को, पूरी ब्रीफिंग ली और तमाम उन्होंने फिर तसल्ली के लिए तमाम एजेंसीज़ और दूसरे पुलिस के इदारे तमाम ने आके इंटरोगेशन की और उन्होंने एक मुकम्मल इंटरोगेशन के बाद इस मुल्ज़िम को JIT करने के बाद ही उन्होंने साबित किया कि हाँ जी ये मुल्ज़िम वाकई इस केस में जेन्युइन मुल्ज़िम है। अब इस मुल्ज़िम को जब हमने चालान किया उसको स्पेशल कोर्ट से सज़ा भी हो गई, जुर्माना भी हुआ, सज़ा भी हुई और बाद में काफ़ी अरसे बाद कुछ और एक एक करके दूसरे लड़के भी पकड़े जाते रहे। लेकिन आपको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में कोर्टों का निज़ाम है, गवाहों की जो हालत है और ख़ास तौर पे गवाह जो अपने आप को कभी भी महफूज तस्वर नहीं करते। गवाह तो छोड़े, पुलिस अफसरान को गवाही के लिए जाते हुए रास्ते में शहीद किया गया है तो गवाह भी डरते हैं। तो इसमें जो गवाह थे उन्होंने गवाहियाँ दी, लेकिन बाद में जब ये बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि उसमें तफ्तीश में और जो गवाहों ने कुछ तो गवाह आए नहीं, तो हुआ ये कि इन तमाम मुल्ज़मान को जो कि पकड़े गए बाद में हाई कोर्टों से, सुप्रीम कोर्टों से जाके ये बरी हो गए और इनको फ़ायदा हुआ तमाम केसेस में। ये बरी होकर दोबारा जाके अपने काम धंधे से लग गए। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने दोबारा भी टेररिज्म में हिस्सा लिया, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सज़ा काफ़ी साल जेल में गुजारने के बाद उन्होंने जाके साइड पकड़ी और कहीं और नए ठिकाने की तरफ निकल गए। तो उम्मीद है आपको इस केस के बारे में, मुझे बहुत से लोगों की एक मैसेजेस आते थे कि इस केस पे बात करें, बताएं, तो एक अच्छा केस था बताने के लिए मेरे पास और बड़ी कामयाबी थी उस वक्त की। तो उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा।